नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं साइको सोशल थ्योरी। और इस थ्योरी में बेसिकली क्या है कि जो एरिक एरिक्सन है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये एरिक एरिक्सन की फ़ोटो है। एरिक एरिक्सन क्या करते हैं कि जो पूरा ह्यूमन लाइफ स्पैन है, मतलब जो मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु तक का जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, उसको एरिक एरिक्सन क्या करते हैं कि 8 महत्वपूर्ण स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे हर स्टेज में मनुष्य एक खास प्रकार के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजरता है और उस क्राइसिस को वो किस प्रकार से हैंडल कर रहा है, पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है या नेगेटिवली। जैसे भी वो हैंडल करेगा, उसका व्यक्तित्व आने वाले समय में उसी प्रकार से निर्धारित होगा। खैर, डिटेल में समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही गजब की इनकी थ्योरी है और हम और आप जब इसको पढ़ रहे होंगे ना तो बहुत रिलेट करेंगे। हम अपने आप को भी रिलेट करेंगे या जब हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तब भी हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये बिल्कुल इनकी थ्योरी मतलब एप्लीकेबल होती है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये हर एक एज ग्रुप से जुड़ी हुई है क्योंकि आप देखेंगे इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं। साथ के साथ इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एरिक्सन का जो ये सिद्धांत है, ये बताता है कि मनुष्य के जीवन के हर चरण में कुछ विशेष चुनौतियां होती हैं और वो चुनौतियां क्या होती हैं, एक प्रकार का संघर्ष, साइकोलॉजिकल क्राइसिस होती हैं। यदि व्यक्ति इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर ले तो उसका व्यक्तित्व और अधिक विकसित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिक्सन ने क्या किया कि मानव विकास को 8 चरणों में विभाजित किया। ध्यान रहे, आपको जो ये 8 के 8 नाम इसी क्रम में याद करने हैं, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। और जो आप याद करेंगे उसके साथ साथ आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए कि भाई इस एज से लेकर के इस एज तक का व्यक्ति इस चरण में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो 8 चरणों में विभाजित किया, जहां प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोवैज्ञानिक संघर्ष यानी कि साइकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वो 8 चरण कौन है, ध्यान से समझिए। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। अब यहाँ पे जो नाम है ना, ये नाम हो सकता है कि आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लगे, लेकिन नाम देखिए किस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे आपको हर एक स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनके नाम को ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है जो कि पॉजिटिव है और एक शब्द है वो है नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बात शुरू में कही थी कि जो व्यक्ति जब किसी मनोवैज्ञानिक संघर्ष से गुजरेगा, मतलब जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस से जब वो गुजरेगा, तो उस दौरान वो किस प्रकार से उस साइकोलॉजिकल क्राइसिस को हैंडल करता है। पॉजिटिवली हैंडल करता है तो पॉजिटिव वैल्यू डेवलप होती है, नेगेटिवली करता है तो नेगेटिव वैल्यू। और उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम, घनिष्ठता बनाम अकेलापन, उत्पादकता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। तो इन शब्दों में से हो सकता है कि कुछ आपको समझ में ना आ रहे हो, कुछ समझ में आ भी रहे होंगे शब्दों का अर्थ, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक एक करके सबको समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। जो एज होती है 0 से 1 साल की, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा जो होता है 1 साल का। अब देखिए होता क्या है कि इस अवस्था में बच्चा, अभी क्या है कि इसका जन्म हुआ है 0 से 1 साल, मतलब अभी जन्म ही हुआ है बच्चे का, और अब वो इस दुनिया में आया है। अब यहाँ पर जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, क्योंकि दुनिया में जब वो आएगा तो उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, भूख प्यास, सर्दी गर्मी से बचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, माँ का प्यार, ये सब उसकी बेसिक नीड्स है जो कि उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरुआत में बच्चा दुनिया को असुरक्षित मानता है, लेकिन उसको धीरे धीरे सुरक्षा कब महसूस होती है, जब उसको उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है, उस बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती है, उसको भूख लगे तो तुरंत उसको खाना दे देती है, समय पर उसको भोजन, ठीक है, उसको दुलार करती है, प्यार करती है, उसको खिलाती है। ये सब क्या है, ये सब बच्चे को एक फीलिंग देता है, एक एहसास देता है कि दुनिया उसके लिए सुरक्षित है और यहाँ पर कोई है जो उसके लिए उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है। तो मुख्य रूप से खास संघर्ष से गुजरता है, जो कि बच्चा मुख्य रूप से या तो दुनिया को सुरक्षित मानता है, सॉरी,
बच्चा या तो दुनिया को सुरक्षित मानता है या असुरक्षित महसूस करता है। अब ध्यान से समझिए, ये एक संघर्ष है। बच्चा सुरक्षित कब मानेगा, ध्यान से सुनिए। ये सकारात्मक विकास है, अगर बच्चा सुरक्षित मान रहा है, और यही विश्वास है बच्चे का, ट्रस्ट। अब विश्वास क्या है कि बच्चा दुनिया को सुरक्षित मानता है। कैसे? यदि माता पिता शिशु को समय पर भोजन, प्यार और सुरक्षा देते हैं तो बच्चा विश्वास करता है, और बच्चे का विश्वास विकसित होता है। उसको लगता है कि कोई व्यक्ति है, किसी पर वो भरोसा करता है। और मुख्य रूप से जब छोटा बच्चा होता है उसमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से माँ ही होती है जो बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पिता से नहीं जुड़ते, लेकिन 0 से 1 साल की अवस्था में अगर आप देखेंगे तो बच्चे अपने माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे पिता की तरफ भी उनका प्यार होता है, लेकिन अभी नहीं। अभी 0 से 1 साल की अवस्था में बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास पर है, और ये बच्चा उसी व्यक्ति के प्रति दिखाएगा जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। हालांकि ये अभी शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा ना, तो ये विश्वास बनाम अविश्वास उसको बाकी वैल्यूज़ डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे कि विश्वास का मतलब उसको विश्वास होता है कि हाँ, कोई लोग हैं, कुछ कोई है जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। वहीं अविश्वास भी होता है। अविश्वास कैसे होता है? जब बच्चे में असुरक्षा की भावना विकसित होती है। कैसे होती है? अगर बच्चा उपेक्षित रहता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो वह अविश्वास विकसित कर सकता है, और भविष्य में दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करेगा। ये आने वाले समय में बच्चों को दिक्कत पैदा करती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ऐसे बच्चे दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो था पहला चरण था, बना अविश्वास बनाम अविश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वायत्ता बनाम संदेह, यानी कि ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता मतलब होती है ऑटोनॉमी, और संदेह को हम कह सकते हैं शेम या डाउट। ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसमें एज ग्रुप ध्यान रखिएगा, 1 से 3 साल के बच्चे इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और यहाँ पे बच्चा जिस मनोवैज्ञानिक संघर्ष में उलझा होता है वो होता है स्वायत्ता या फिर संदेह। बच्चे में या तो स्वायत्ता की भावना आएगी या फिर संदेह होगा। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी किस चीज़ को चाहिए, ध्यान से सुनिए। 1 से 3 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा कैसे हो जाता है? शारीरिक रूप से भी हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद से करने लगता है। तो अगर यदि माता पिता बच्चे को खुद से खाना खाने, कपड़े पहनने, टॉयलेट जैसी चीज़ों में सहयोग देते हैं, खुद से करने में, तो ऐसे बच्चे में स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी बच्चे में आती है। ठीक है, तो बच्चा या तो स्वतंत्रता महसूस करता है या उसमें आत्मसंदेह आता है। अब आत्मसंदेह कब आता है, इसको भी ध्यान से समझिए। आत्मसंदेह तब आता है जब बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रोका जाता है। ठीक है, अगर बच्चा जब भी कुछ खुद से कुछ करने की कोशिश करता है और माता पिता उसे बार बार रोकते हैं, तो शर्म और संदेह विकसित कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर छोटा बच्चा खुद से कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा उसको डांट देंगे, ये क्या कर दिया, कपड़े ख़राब कर दिए, तुझे पहनना नहीं आता, ऐसे कैसे पहन रहा है। या वो खुद से खाने की कोशिश करता है और खाना फैल जाता है, तो माँ उसको डांट दे, पिता उसको डांट दे, पिटाई कर दे, ये क्या कर दिया, पूरा खाना फैला दिया, किसने कहा था तुम्हें खुद से खाने को। तो इस प्रकार की चीज़ें ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे बच्चे में शेम या डाउट विकसित होता है। अगर बच्चा खुद से कर रहा है ना कोई छोटी छोटी चीज़ें, उसको करने दो। ऐसे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने से बच्चे में ऑटोनॉमी आती है, एक स्वायत्ता की भावना आती है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मैं हूँ अपने आप में, जो मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बच्चा सोचता है। तो मुख्य रूप से संघर्ष यही है कि बच्चा स्वतंत्र महसूस करता है या फिर बच्चे में आत्मसंदेह आता है। ठीक है, तो ये, अब देखिए, ये दोनों में से कुछ कुछ भी बच्चे में विकसित हो सकता है। यही तो मैंने कहा कि बच्चा पॉजिटिव वे में चीज़ें ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही बच्चे के आगे की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को निर्धारित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है, पहल बनाम अपराध बोध। इसमें जो एज होती है 3 से 6 साल की होती है। अगर अभी आपने इससे पहले वाली स्टेज पढ़ी तो आपने देखा था कि हम बच्चे को अगर कुछ करने देते हैं तो बच्चे में क्या आती है, स्वायत्ता आती है, ऑटोनॉमी आती है। और ध्यान रहे, ऐसे ही बच्चे आगे चल के चीज़ों को इनिशिएट, पहल लेने की शुरुआत कर देते हैं। इनिशिएटिव लेना जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ को लेकर के खुद से शुरुआत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर आपने देखा कि सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ है, 10 लोग उसको देख रहे हैं लेकिन कोई उसकी सफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति आता है जो उस कूड़े की सफाई करता है खुद से। वो उसका काम नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको वो सड़क गंदी नज़र आ रही है, वो खुद से आता है और उसको साफ़ करता है।
तो अब सवाल उठता है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर पाया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उस व्यक्ति को शुरुआत में जब वो छोटा रहा होगा तो ऑटोनॉमी दी गई होगी, जिसकी वजह से उसमें पहल करने वाला गुण बाद में विकसित होना शुरू हुआ होगा, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 3 से 6 साल। अब ध्यान से समझिए, तो एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है। जैसे एक बच्चा दोस्तों के साथ खेलते समय खेल का नेतृत्व करता है, यदि माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं तो वह इनिशिएटिव विकसित करेगा, मतलब लीडरशिप क्वालिटी बच्चे में आएगी कि भाई वो कैप्टन बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो माता पिता भी उसको इनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, करो करो। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चों में हमें इनिशिएटिव यानी कि पहल का गुण देखने को मिलता है। वहीं यदि माता पिता उसे बार बार डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, ये तो गलत हो गया, ऐसे मत करो, तो ऐसे बच्चों में अपराध बोध आता है और वो निर्णय लेने से डरते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कोई बच्चा पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, और पेंटिंग बनाते बनाते मान के चलिए कि उस पेंटिंग में उसने कुछ चेंजेस कर दिए, या पेंटिंग करते समय उसने थोड़ा सा अपनी तरफ से अलग कुछ ड्राइंग बना दी, तो माता पिता ने कहा कि ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी करना था, इसको तो ऐसे करना था, उसको डांट दिया। वहाँ पे बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है, खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माता पिता उसको डांट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे में धीरे धीरे क्या होता है, गिल्ट फीलिंग आती है, बच्चे में अपराध बोध आता है, और ऐसे बच्चे आगे चल करके डिसीज़न नहीं ले पाते, उनको डिसीज़न लेने में डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उद्योग बनाम हीनता। उद्योग के लिए जो इंग्लिश वर्ड है दैट इज़ इंडस्ट्री, और हीनता के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है इन्फीरियॉरिटी। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें जो एज होती है वो 6 से 12 साल की होती है, मतलब बच्चा अगर देखे तो मतलब स्कूल जाने लग जाता है 6 से 12 साल का, मतलब 5 साल के बाद बच्चा स्कूल में जनरली एडमिशन ले लेता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे इस उम्र में होते हैं वो बच्चे या तो मेहनती बनते हैं या खुद को दूसरों से कम समझते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, अभी तक हमने क्या देखा कि बच्चे में शुरुआत में विश्वास विकसित होता है, फिर ऑटोनॉमी बच्चे में हम देते हैं, ऑटोनॉमी के बाद हमने देखा कि ऐसे बच्चे इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं, और जब बच्चे इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है। अब वो क्या है, किसी काम को अच्छा करने की कोशिश करता है, कोई भी काम करेगा तो उसको बेस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसको करने में वो मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं कि यूं ही कर लेता है। तो यदि बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसके शिक्षक और माता पिता उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसमें उद्योग यानी कि इंडस्ट्री की भावना आती है। अब यहाँ पे उद्योग का मतलब फैक्ट्री मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे उद्योग का मतलब ये है कि बच्चे में मेहनत करने की भावना, खुद से करने की भावना आती है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, और वो करता भी है उस चीज़ को। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है, वो दिखाता है, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। वहीं हीनता इन्फीरियोरिटी, जिन बच्चों को बार बार टोका जाता है, जिन बच्चों को डांटा जाता है, कोई भी काम करने से पहले रोक दिया जाता है, ऐसे बच्चों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और अगर बच्चा मेहनत करता है लेकिन बार बार उसकी तुलना दूसरों से की जाती है कि भाई वो तुमसे बेहतर कर रहा है, देखो तुमसे कितना अच्छा कर रहा है वो, तुमने ये क्या कर दिया, तो ऐसे बच्चों में इन्फीरियोरिटी की भावना उत्पन्न हो सकती है, और ये आगे चल के बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है, और ऐसे बच्चे फिर आगे कुछ नहीं कर पाते, उनको बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को करने में, ठीक है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से हर एक चीज़ें रिलेट कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे ना, और अगर आपने यहाँ तक भी इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप भी इसको काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे, आप इन दोनों में से किसी एक में ज़रूर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इससे बिल्कुल अलग रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पहचान बनाम भ्रम। एज होती है 12 से 18 साल, जिसमें कि मुख्य रूप से बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स कहलाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। और ये अवस्था तो आपको पता ही है ना कि कैसी होती है, भावात्मक रूप से तो होती है अस्थिर अवस्था, मतलब बच्चा संतुलन में नहीं होता। लेकिन एक मुख्य चुनौती ये भी होती है कि बच्चे को अब आगे भविष्य में क्या करना है, समाज में जा कर के वो किस भूमिका का निर्वाह करेगा, मतलब क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार की पहचान। तो यहाँ पे पहचान बनाम भ्रम, ये दो स्थिति बच्चे के सामने होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कम ही एज में कि मुझे आगे जा कर के क्या करना है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 30 साल, 25 साल, 35 साल तक भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शुरुआत में बच्चे के साथ किस प्रकार की साइकोलॉजिकल क्राइसिस आई, और उस बच्चे ने उसको कैसे टैकल किया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहचान बनाम भ्रम, तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं ना, जिनको मतलब कुछ भी नया करने या
खुद से करने वाली चीज़ें बच्चे में विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को ट्राई करते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे में एक विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल, कला, विज्ञान, इनको आजमा कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो ये जो है ये पहचान विकसित करने में मदद करता है और बच्चे की हेल्प करता है कि वो भविष्य में जाकर क्या अच्छा कर सकते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जो कि शुरू में उनका नेगेटिव डेवलपमेंट रहा है, तो ऐसे बच्चों में भ्रम पैदा हो जाता है। यदि माता पिता या समाज से ये कहकर दबाया जाता है कि तुम्हें बस डॉक्टर ही बनना है, मतलब खुद ही बता दी गई भी तुम्हें तो यही करना है, उस बच्चे को कुछ नहीं करने दिया, तो फिर वो भ्रम में पड़ सकता है और अपने करियर को लेकर अनिश्चित महसूस कर सकता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई वो बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर गिल्ट फीलिंग है, उसको इनिशिएटिव नहीं लेने दिया गया, उसको समय समय पर डांट दिया गया, तो वो अपने मन की बात कह भी नहीं पाता, कतराता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कैसे कहूँ, समाज क्या सोचेगा, माता पिता क्या सोचेंगे, वो डरता है इन सब चीज़ों से। और ऐसे में जब माता पिता समाज कह देते कि भाई तुझे यही करना है, तो फिर बच्चे में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। उसका मन कुछ और कहता है करने को, और समाज कुछ और कह रहा होता है करने को, और ऐसे में बच्चा जो है भ्रम की स्थिति में रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगला है घनिष्ठता बनाम अकेलापन और हम और आप। क्योंकि मुख्य रूप से देखिए जो अभी टीचिंग में है वो 18 साल से ऊपर के ही होंगे और 40 साल से कम के ही होंगे। क्योंकि अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 40 साल से ऊपर के नहीं होते टीचर, होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी मुख्य रूप से ये सभी व्यक्ति इसी एज ग्रुप में होंगे, तो ये आपके और हमारे लिए है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एज ग्रुप होती है वो 18 से 40 साल की होती है, और इसमें दो मुख्य गुण हमें देखने को मिलेंगे। या तो व्यक्ति में घनिष्ठता आएगी यानी कि इंटीमेसी, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है, या फिर अकेलापन आएगा, अकेलापन यानी कि आइसोलेशन। इसको समझने का प्रयास करिए। अब आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति 18 से 40 साल की एज में होता है, उसके साथ क्या स्थिति होती है। अगर हम देखें तो 18 से 40 साल के व्यक्ति का जो व्यक्ति के एज ग्रुप में जो व्यक्ति होता है, उसमें कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होते हैं। इस एज में आने पे मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपना करियर बना लेना होता है। 18 से 40 साल की मुख्य चुनौती सबसे पहली जो होती है वो करियर ही होती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जॉब लेना या नौकरी करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना, एक करियर तो उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। एक सोर्स ऑफ अर्निंग या जो भी है उसको करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसको उसका समाज, उसका परिवार जो उससे अपेक्षा करता है कि भाई उसको शादी कर लेनी चाहिए और अपना परिवार बसाना चाहिए। ये एक अपेक्षा हम जनरली रखते हैं इस एज ग्रुप में रहने वाले व्यक्ति से। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या होता है। अब इसमें जो क्राइसिस आती है वो होती है या तो व्यक्ति गहरे रिश्ते बनाएगा या अकेलापन महसूस करेगा। लेकिन कब होगा, ध्यान से समझिए। जो व्यक्ति इस एज में, जो अभी हमने पहचान बनाम भ्रम की हमने बात की थी, तो जो व्यक्ति पहचान वाली स्थिति में रहा होगा, मतलब उसको पता होगा कि उसको कौन सा रोल प्ले करना है, मतलब आगे जा कर के उसको क्या करना है। अगर मान के चलो उस व्यक्ति को ये बात पहले ही पता चल गई समय रहते 17-18 साल तक के, तो ऐसे में क्या होगा कि वो व्यक्ति आने वाले 4 साल 5 साल जो भी है खूब मेहनत करेगा, अपने करियर पे फोकस करेगा। उसको पता है कि भाई मुझे यही करना है और उसी को करेगा। और लगभग लगभग मान के चलिए कि भाई जब तक वो 23 24 25 साल का होगा, कोई ना कोई करियर वो सेट कर लेगा, या जॉब में होगा या अपना बिजनेस होगा, जो भी वो करना चाहता होगा, एक स्टेबल उसका करियर होगा। हम ये नहीं कह सकेंगे कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी धीरे धीरे कि भाई वो जो करना चाहता है वो कर रहा है। ये उनके साथ है जो पहचान अपनी बना चुके होंगे। और अब ऐसे व्यक्ति में क्या आएगी, घनिष्ठता आएगी, और अब वो गहरे संबंध बनाएगा। संबंध कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक युवा जो कॉलेज में पहले दोस्त बनाता है और बाद में, याद रखिएगा मैं बाद की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में तो पढ़ रहा है, 18 साल के बाद तो बच्चे पढ़ते ही हैं, 18 19 20 21 22 साल के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो मेहनत भी करते हैं, करियर सेट करते हैं। तो दो कॉलेज में तो दोस्त बनाता है, लेकिन बाद में एक स्थिर प्रेम संबंध और विवाह में प्रवेश करता है, तो घनिष्ठता विकसित करता है। अब वो फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देता है, अपने दोस्त रिश्तेदार अपने बच्चे, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, उनको लेकर के ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है। बट उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि उसने कोई ना कोई करियर सेट कर लिया हो। जो बच्चे करियर सेट नहीं कर पाते, ध्यान रखिएगा, वो अकेलेपन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलो कोई व्यक्ति 30-35 साल की एज तक भी अभी तक तैयारी ही कर रहा है, करियर ही अपना ढूंढ रहा है, तो यकीन मानिए कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अकेलापन महसूस करता है। क्यों अकेलापन महसूस करता है? उसको लगता है कि यार मैंने अपने जीवन में क्या किया है, बाकी लोग सेट हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
तो ये व्यक्ति क्या करता है कि धीरे धीरे सामाजिक रूप से कटा कटा महसूस करता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने का एकमात्र रीज़न ये होता है कि उस व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि भाई उसको लाइफ में करना क्या, कन्फ्यूज़न में रहता है। किसी दोस्त ने सलाह दी ये कर लो, चलो भाई ये कर लेते हैं। माता पिता ने कहा नहीं ये कर लो, चलो यहाँ भी कर लेते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले किसी और फील्ड में होते हैं, उसके बाद किसी और फील्ड में आ जाते हैं, फिर उसको उनको कहीं वहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ चले जाते हैं ना। तो ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, ये दिखाता है कि भाई भ्रम की स्थिति है और ऐसे व्यक्ति अगर लाइफ में समय पर सेट नहीं हो पाए, देखिए मैं गारंटी से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग सेट नहीं होते, नहीं, ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे केसेस हैं जो हो जाते हैं, ठीक है। लोगों ने गाइड किया कि भाई ये कर लो, उनको नहीं पता था पहले से, लोगों ने कहा गाइड कर लो, कर लिया, तुरंत नौकरी लग गई, वो सेटल हो जाएंगे, घनिष्ठता उनमें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अकेलापन आएगा, वो सामाजिक रूप से कटा कटा महसूस करेंगे, दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और अकेलापन का अनुभव उनमें आ जाएगा, आइसोलेशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव गुण है, ठीक है। तो ये 18 से 40 साल के व्यक्ति में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, उत्पादकता बनाम ठहराव, ध्यान से समझिए, ये 40 से 65 साल जब व्यक्ति मिडिल एज में चला जाता है ना, उसमें आता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर व्यक्ति इससे पहले वाली स्थिति में, जैसे घनिष्ठता में यहाँ पे रहा है, अगर व्यक्ति इस वाली स्थिति में, घनिष्ठता वाली स्थिति में रहा है, मतलब उसने अच्छा एक संबंध स्थापित किया, अपना परिवार उसने बनाया, शादी की, बच्चे किए, परिवार उसका सेट है, तो अब क्या है, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, उत्पादकता पे ध्यान देगा। अब यहाँ पे उत्पादकता का संबंध क्या, का अर्थ क्या है, जनरेटिविटी। किस प्रकार से, ध्यान से सुनिए। अब ये व्यक्ति अपने परिवार को उन्नत करने में, मतलब परिवार की उन्नति, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का करियर, वो अपने लिए घर लेना, है ना, खूब पैसे कमाना, इन पर ध्यान देगा, पहली चीज़। और अगर वो ये सब हासिल कर लेता है तो फिर वो समाज पर ध्यान देगा कि भाई मैंने अपना परिवार देख लिया, अपना सब कुछ कर लिया, अब वो समाज के लिए काम करता है। तो जो व्यक्ति घनिष्ठता बना चुका होता है वो समाज के लिए काम करता है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है, अपने करियर में संतुष्ट रहता है, तो उत्पादकता वो महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन में रहते हैं उनमें ठहराव आ जाता है। ठहराव मतलब स्टेग्नेशन। उनको लगता है कि मेरा जीवन अब रुक सा गया है, अब मैं क्या करूं, मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, तो अब मैं क्या करूं। छोटी मोटी जॉब ले करके जैसे तैसे अपने परिवार को पालता है और ठहराव आ जाता है, ठीक है। वो कुछ बड़ा करने का जीवन में उत्साह उसमें नहीं रहता। तो कोई व्यक्ति अगर जीवन में कोई प्रगति नहीं करता तो खुद को बेकार महसूस करता है और वो ठहराव की भावना से ग्रसित हो जाता है। तो ये बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है। नेक्स्ट इज अखंडता बनाम निराशा। अखंडता बनाम निराशा, जिसमें जो एज होती है वो 65 प्लस की होती है, मतलब व्यक्ति लगभग अब बुजुर्ग हो गया है और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया, क्योंकि फिजिकली अब वो इतना कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अब व्यक्ति क्या करेगा, उसको लगता है कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय है। और ऐसे में जब व्यक्ति को लगता है कि उसका अंतिम समय है तो अपने जीवन में की गई सभी चीज़ों को याद करता है और याद करके एक सारांश, एक निचोड़ लेता है कि मैंने अपने जीवन में जो हासिल किया, क्या वो सही किया या गलत किया, ठीक है। व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखता है या फिर निराश महसूस करता है। अब सकारात्मक रूप से कब देखेगा, अगर सकारात्मक रूप से देखेगा तो अखंडता की भावना यानी इंटीग्रिटी आएगी। सकारात्मक रूप से तभी देखेगा जब एक बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभवों को देखकर संतुष्ट तभी महसूस करेगा और सोचेगा कि उसने एक अच्छा जीवन जिया। वो कब, जब उसने सब कुछ चीज़ें समय पर की, मतलब लाइफ में सही समय पर फैमिली के लिए कुछ किया, सोसाइटी के लिए कुछ किया। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में देख करके संतुष्टि होगी कि भाई मैंने कुछ किया लाइफ में अचीव। तो ऐसे में इंटीग्रिटी आएगी, अखंडता आएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई बुजुर्ग पछतावे के साथ सोचता है, मतलब कुछ कर नहीं पाया, अकेलापन, ठहराव, लाइफ में कुछ नहीं किया, बच्चे भी उसने ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ा पाया, ठीक से नहीं कुछ कर पाया, तो ऐसे में क्या होता है, निराशा आती है कि काश मैंने कुछ और किया होता, और वो क्या है, निराशा में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तब देखेंगे उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। अक्सर वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, समाज से ज़्यादा उनको लगाव नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये पूरा देख रहा आपने, एरिक एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस बताए कितने महत्वपूर्ण बताए, और मुझे यकीन है इससे पहले आपने इतना बेहतर तरीके से इनको नहीं समझा होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अच्छा पढ़ाया, मैं जो एरिक एरिक्सन है ना, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कितना बेहतर तरीके से हमारे जीवन को समझाया कि हम कैसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं उनसे गुजरते हैं और किस
चरण में किस प्रकार का मतलब अनुभव हमें होता है और किस प्रकार से हम उस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से निकलते हैं, ये तय करता है कि आने वाले समय में हमारा जीवन कैसा रहेगा। खैर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस वीडियो को जितना बेहतर तरीके से हो सके आप तक बेहतर तरीके से हो सके इस सिद्धांत को समझाऊं। और ये मैं कितना सफल हो पाया हूँ ये तो भाई आपकी फीडबैक से ही पता चलेगा। तो फीडबैक आप वीडियो को लाइक करके, डिसलाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक बात और कहूँगा कि भाई वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों तक, और हाँ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।